वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 28 है। ये पार्ट 26 से लेके 30 तक इसमें CrPC कवर किया गया है। पार्ट 17 से लेके 19 तक में 17, 18, 19 यस 17 से लेके 19 तक में एविडेंस एक्ट को कवर किया गया है। हम लोग यह एक स्पेशल मॉक सेशन है सब्जेक्ट वाइज। आप इन वीडियोज को देखकर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हम लोग इस बार बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं तो हमें 9262, ये अपना ही नंबर गलत हो गया मेरे से, 9262810582 पर आप अपना नाम बिहार जे मॉक इंटरव्यू लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। ज्यूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप कैंडिडेट नहीं है और आपकी जानकारी में कोई अन्य कैंडिडेट हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पार्ट 28। रिकॉर्डिंग इज ऑन। जो नेक्स्ट आगे के सेक्शंस हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, और इससे पहले भी कुछ सेक्शन थे, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। यस सर। तो जो इन सारे चीज़ों के लिए हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि ये सारी चीज़ें नंबर 1 कि इनसे संबंधित मुकदमे जो चैप्टर 8 के अंतर्गत है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, ये प्रोसीडिंग्स, ये केसेज कहाँ पे चलता है? मैजिस्ट्रेट, दिस इज मैजिस्ट्रेट करवाते हैं। हाँ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ये मुकदमे चलते हैं। यह मुकदमे ऑफेंस नहीं है। यस सर। आस्किंग somebody for furnishing a security for keeping the peace and also for good behavior, so this is not a punishment. In case it becomes expedient, then it is required. अब इसमें सेक्शन 106 है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। सेक्शन 106 इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो भी है वो देख लीजिएगा। Yes. तो ये सेक्शन 106 परटेन्स टू जुडिशियल ऑफिसर। अदालत की कार्यवाही में किसी को सजा होता है तो, और which may be when one has been convicted involving an offense of breach of peace, और जब भी कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कन्विक्ट्स ए पर्सन of offenses specified below, तो वैसे केस में it may order him to execute a bond with or without sureties for keeping the peace। और सेक्शन 106 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। और नाउ माय क्वेश्चन टू यू कि प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 106 इज कमेंस्ड बिफोर होम? It is commenced before the court of magistrate of first class और the sessions court। और सेशंस कोर्ट। और इसमें ऑफेंसेज का लिस्ट दिया हुआ है। Yes, द ऑफेंसेज रेफर टू एनी ऑफेंस IPC और अदर देन एन ऑफेंस पनिशेबल विथ सेक्शन 153A और 153 और 154। एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ इंक्लूड्स असॉल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स। तो हमें बस इतना ही याद रखना है। वो ऐसे पूछ देता है कि जो चैप्टर 8 है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, या आपसे ये पूछ देंगे कि सेक्शन 106 की प्रोसीडिंग्स कहाँ पे होती है।
तो चूंकि दिस होल चैप्टर डील्स विथ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, तो कंफ्यूजन ये होता है कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ ये प्रोसीडिंग चलती है, बट दिस सेक्शन सो फार एज सेक्शन 106, when a man is convicted he may lose his mental balance, he may be dangerous to others, he may be dangerous to the society. So this is just as a precautionary measure. This is this proceeding commences either before court of session or before the court of magistrate. Only 106 हम लोगों को याद रखना है. Yes, sir. And security for keeping the peace in other cases, these proceedings are commenced before the court of executive magistrate. कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या ट्रूली स्पीकिंग क्रिमिनल कोर्ट है या नहीं? नहीं है सर. अब हो गई ना, सेक्शन 6 में तो पढ़े थे है. हाँ तो फिर क्यों कह दिया नहीं है? ये सेक्शन 6 के हिसाब से है सर. अरे तो इट्स ए आर्गुमेंट वहां करना है इंटरव्यू में. कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज कंसिडर्ड टू बी ए क्रिमिनल कोर्ट एज पर सेक्शन 6. वहां पे आर्गुमेंट करना है कि इस हिसाब से है या उस हिसाब से है. नहीं. हाँ, सीधा स्ट्रेट आंसर, एज पर सेक्शन 6 इट्स ए क्रिमिनल कोर्ट. तो ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं ये चलती हैं कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, और ये दिस इज ए प्रिवेंटिव एक्शन. इसमें जो प्रोसीडिंग चलती है उन प्रोसीडिंग्स को हम क्या कहते हैं? ट्रायल कहते हैं. ट्रायल तो नहीं है सर. यस, ट्रायल क्यों नहीं है? तो कोई एक्टिव कन्विक्शन नहीं, ऑफेंस नहीं किया है उसने, और तो फिर उसमें कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है. हाँ तो यस, ट्रायल के लिए नॉट ओनली कॉग्निजेंस, ट्रायल के लिए यह कहना कि कॉग्निजेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रायल. कॉग्निजेंस, court has to be sure that prima facie it's a fit case to commence criminal proceedings. Cognizance is taken against an offense with a view to take action against accused. Court has to frame its mind first. Court has to frame its mind first whether to take action against accused or not. In case court decides to take action against accused, court must have to take cognizance. On what basis court is going to take action? So on what basis court is going to take action, that is the basis of the offense. And court must be aware of what offense has been committed. So cognizance is always taken of the offense, not of the accused. अब इस पर्पस ये है कि ये सारे इनपुट आप रिकॉर्डिंग सुनोगे और आपका बिल्कुल परफेक्टली, अब वो हाई कोर्ट के जज साहब है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है. जब आपसे वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने लगे तो समझो कि 70+ आपका हर हालत में नंबर आएगा. डेट इज मैं ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ. जब क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि गए और शुरू होगा. आप जाओगे तो स्माइलिंग फेस के साथ, यस प्लीज हैव सीटेड, प्लीज हैव सीट, यस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अच्छा कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, एक कोई पूछ, एक ही क्वेश्चन, इवन ए सिंगल क्वेश्चन इज सफिशिएंट फॉर देम
to know is sufficient for them to know that आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इवन ए सिंगल क्वेश्चन। और जब वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन समझ गया तब वो घुमा फिरा के कि आपका डेप्थ क्या है। अब ये पूछते हैं कि कॉग्निजेंस ऑफेंस का लिया जाता है या एक्यूज का या दोनों का। तो अब आप सोचने लगे जवाब देने के लिए, तो और अगर आप श्योर है तो कॉग्निजेंस इज टेकन ओनली ऑफ द ऑफेंस। कोर्ट ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगी, एक्यूज के कॉग्निजेंस लेने का मतलब कि अपराधी किस तरह के लोग हैं, अपराधी कैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल है या फर्स्ट टाइमर है या किस तरह के हैं। तो अपराधी किस तरह के किस किस्म के लोग हैं, दिस कंसर्न्स विथ लॉ एंड ऑर्डर, दिस डज नॉट कंसर्न विथ merit of the case, or trial is only for the purposes of finding whether the accused is guilty or not. Once accused admits his guilt, nothing remains for the trial, and trial has to end there after plead guilty. और इसीलिए देखते हो plead guilty में court has to convict the accused। तो इसमें इन प्रोसीडिंग्स में दीज प्रोसीडिंग्स आर प्रिवेंटिव इन नेचर। और क्या इस प्रोसीडिंग्स में भी कॉग्निजेंस लिया जाता है? नहीं सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ पीस? Sir, breach of peace would mean doing something which affects the which brings a disturbance in the society. आपने किसी को प्राइवेट रूम में किसी को बहुत बुरी तरह मारा, कैन इट कॉज ब्रीच ऑफ पीस टू द सोसाइटी? No sir. Yes, it can. Anything which may be inconvenient, anything which is detrimental to the crime itself। पड़ोस में मर्डर हुआ तो पड़ोसी घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? कि कोई अपराध हुआ आसपास तो लोग, तो ब्रीच ऑफ पीस has not been defined. Is there any definition given breach of peace? Anything which is not good for society is known as breach of peace. कोई झगड़ा करे, कोई गाली गलौज करे, कोई शोर शराबा करे, कोई shouting करे, तो all that affects the peace and therefore it is known as breach of peace. Breach of peace, even it can be committed into a private room। और इसमें मेंस के टाइम में आपने पढ़ा ही होगा ना, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस जो उसका सेक्शन 107 है और सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर का 108 से 1010 है। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स कमेंस होती है, प्रोसीडिंग होती है, वो दो प्रोसीडिंग्स आर नॉन एज इंक्वायरी। हाँ, इंक्वायरी। तो इससे आपका इधर का सारा हो जाएगा। और फिर आपका मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी चैप्टर 10 में है। अनलॉफुल असेंबली 129 से लेके डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली 129 से 132 है। पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताया गया 133 से 143। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। धारा 144 के बारे में बहुत चर्चाएं होती रहती हैं
और ये धारा 144 क्या है? अर्जेंट केसेज ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। ये एक बहुत ही वास्ट पावर है ऑन सीनियर मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू इशू ऑर्डर्स एब्सोल्यूट एट वंस इन अर्जेंट केसेज ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस। कोरोना है, लॉकडाउन रहेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। Can such an order be passed under section 144 CrPC? Yes, it can be. अर्जेंट है और इस तरह के केसेज में न्यूसेंस जो है टू प्रिवेंट न्यूसेंस, टू प्रिवेंट राइट, एनीथिंग व्हिच अफेक्ट्स पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एफरे। तो इस और इसी को हम लोग कर्फ्यू, इसी के अंतर्गत कर्फ्यू वगैरह भी लगता है। और इसको नए वाले में लेट मी सी कुछ चेंजेस लाए हैं कि नहीं लाए हैं। हम लोगों को भी अभी नया वाला याद नहीं हुआ है ना। नया वाला इतनी जल्दी थोड़ा ही याद होगा, वो अपने समय से याद होगा। यस सर। इसको नए वाले में 163 कर दिया गया। यस सर। तो अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। और जस्ट एक मिनट में थोड़ा सा, मैं भी अभी इसे फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ। मोर और लेस वही है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। इतना जल्दी कैसे स्कैन कर लिया मैं? आपको तो फिर मुंह जुबान ही याद है। और ये तो 144 है आपका। अब नए वाले में 163 हो गया है। पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेज ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। और आपका इसके बाद 164 है, अगर कोई लैंड या वाटर का डिस्प्यूट है नए वाले में तो उसे संबंधित 164 है। और रिसीवर वगैरह भी अपॉइंट करने का इसमें 165 में। तो ये सब नॉर्मली जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोई लेना देना नहीं होता इनसे। और नॉर्मली ये सारी चीजें नॉर्मली नहीं पूछी जाती, वैसे इक्का दुक्का पूछा भी गया। वो बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं ना, हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आप भी कुछ पूछिए, तो लोग यही सारी चीज पूछ बैठता है। हाँ, और FIR वगैरह तो सब हम लोगों ने कर लिया था 154। यस सर। FIR को फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, FIR को फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट क्यू कहते हैं। हाँ हाँ, ये डिस्कस हुआ था। हाँ हाँ हाँ। स्टेशन डायरी किसे कहते हैं? सर स्टेशन डायरी जो पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, जहाँ पे एंट्री दी जाती है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। हाँ, डेट इज नॉन एज स्टेशन डायरी और जनरल डायरी। यस सर। और FIR से संबंधित बस इतना ही रहेगा। और कॉग्निजेबल केस में पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज टू conduct investigation. Police is bound to conduct investigation. For conducting investigation, registration of FIR is must or not? मस्ट है सर। हाँ। अब ये समझिए इन्वेस्टिगेशन court has no power to direct police
how to conduct investigation. Even Supreme Court also cannot direct police that how investigation is to be conducted. Investigation is the exclusive domain of police officer. If police officer is not conducting proper investigation, not conducting proper investigation is also against principle of natural justice. It also violates not only the right of accused and complainant, it also violates the right of the society. So if the investigation is not proper, court can interfere into. Court may transfer the investigation. Court may monitor the investigation, and court may issue instructions, orders, or guidelines time to time necessary for the investigation as and when it is required. Normally, court must not prevent police from investigating a case. If there has been an offense, it has to be investigation. What is investigation? So the investigation is a proceeding conducted for the collection of evidence by a police officer or any person authorized by, empowered by the magistrate. Very good. बिल्कुल याद हो गया बेयर एक्ट. How you have memorized it? सर रिवीजन करते हैं, जैसे कि हम एक बार आप पढ़े, उसके बाद हम उसको रिवाइज करते रहते हैं. और रिवाइज देख के नहीं पढ़ते हैं, हम देखते हैं कितना हमको याद है, और बस देखते हैं कि वो जो वर्डिंग्स जैसे कि कलेक्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय मैजिस्ट्रेट, ये 3 चीज होने चाहिए. अच्छा है, बहुत ही शानदार है. कई आपके वीडियो यूट्यूब पे जिन्होंने देखा है ना, तो उन्होंने मुझे फोन किया. कहा कि सर हु इज दैट कैंडिडेट, तो हमने कहा उससे आपको क्या लेना देना है. हाँ, तो नहीं सर, मैं काफी इंस्पायर हुआ हूँ, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन साथ में फ्रस्ट्रेशन भी होता. तो हमने कहा कि फ्रस्ट्रेशन क्यों होता, तो लगे कहने कि सर वो इतना अच्छा बोलती हैं, हम नहीं बोल पाता. तो हमने कहा ये तो फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये है ईर्ष्या, और इसका इलाज कराइए किसी डॉक्टर से. आप देख के इंस्पायर होइए, डेट इज वेल एंड गुड, लेकिन किसी को बोलते हुए देखकर आप अफेक्टेड होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो ईर्ष्या है, और उसका इलाज मेरे पास नहीं है. तो मतलब सोशल मीडिया पे देखा फोन नंबर है, उठा के फोन कर दिया. तो वैसे एक कैंडिडेट ने पूछा कि उनको कैसे याद हुआ, तो हम कहे कि आप भी कोशिश कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा. आप पढ़िए, थीम को समझिए, किताबों को बंद कर दीजिए, फिर रिकॉल कीजिए कि क्या पढ़ा था आपने, तो उस और फिर बोलिए, बोल के चेक कीजिए कि कहाँ मिस हुआ है. इस तरह से आप करेंगे, एक दिन में तो होगा नहीं, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस. तो ऐसे मतलब डेट इज योर, और बहुत अच्छा आपको वेटेज मिलेगा. यू आर ट्रूली आर स्पीकिंग एज इनटू द मैनर, एज इनटू द सेंस. और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कैन बी ट्रांसफर्ड. क्या मजिस्ट्रेट को पावर है टू ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन टू सीबीआई? हाई कोर्ट को है सर.
हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट? Great. स्टेट गवर्नमेंट भी कर। सीबीआई कैनॉट इन्वेस्टिगेट ए केस डायरेक्टली unless it is ordered by High Court or by the government. जो 161 के जो स्टेटमेंट है, Yes, sir. हाँ, क्या वो साइन होते हैं या नहीं होता? नहीं होते हैं सर। क्यों नहीं साइन होता? अगर किसी का स्टेटमेंट हम लिखें और उस आदमी से साइन नहीं करा, हमने विटनेस को एग्जामिन किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 161? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। ये क्वेश्चन पूछा गया। लेट मी नो व्हाट इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस? Sir, for the purpose of section 161, examination of a witness would mean recording the statement of a witness as to the who is acquainted with the as to the facts and circumstances. हाँ, तो पुलिस ऑफिसर को किसी ने वो बात बताई और पुलिस ऑफिसर ने उसका बयान दर्ज किया, तो डेट इज एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। और 161 का स्टेटमेंट साइन नहीं होता है। व्हाई इट इज नॉट साइंड? कि कंसिडरिंग द माइंड ऑफ द सोसाइटी, द इमेज ऑफ पुलिस इज नेगेटिव इमेज. It is in order to facilitate the general public to go freely to the police. For this reason, it is required not to be signed. If somebody is asked to sign the statement recorded by the police, so it may create a bit inconvenience into the mind of society. वैसे भी लोग बोलते हैं ना, कोर्ट कचहरी पुलिस से दूर रहना चाहिए। तो therefore considering these aspects, जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 इज नॉट साइंड, नए वाले में इसको सेक्शन 180 कर दिया गया है। और 180, हाँ, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। और स्टेटमेंट टू, और 181 कर दिया है रिकॉर्डिंग वाला। हाँ, शैल नॉट बी, 162 में लिखा हुआ है कि शैल नॉट बी साइंड, एंड दैट इज 181। सर, एक क्वेश्चन है मेरा, इसका हम कर रहे थे। इसमें क्या सर, इसमें अगर वो पर्सन साइन कर देता है तो फिर उसमें उसकी मतलब क्या हो सकता है, वैल्यू होगा, एविडेंशियली वैल्यू? वो साइन कर देगा तो दैट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161. That is not an statement recorded during investigation. तो साइन कर देगा तो अगर even wrongly that a statement has been signed, so that a statement has not to be treated as a statement under section 161. तो ये लॉ है कि that has not to be signed. और 161 में ये वो जो that is hit by section 162 और साइन कर देता है तो that may not be used into the evidence. और हालांकि ये जो लॉ है बहुत सारे इसमें कंट्राडिक्टरी जजमेंट भी है। ये दीनानाथ के केस के मुताबिक इट कैन नॉट बी यूज्ड एज
a previous statement during evidence in a police case, it becomes independent statement that cannot be part of the investigation as per Dinanath case. As per Prabhu Dayal case, this is a procedural irregularity, and so Prabhu Dayal case, so far as procedural irregularity is concerned, nothing about procedural irregularity during investigation. तो प्रभु दयाल का केस अपने आप में that is not a good case, because there nothing has been envisaged under CrPC that the nature of irregularity during investigation. The chapter of irregularity and illegality into the last sections, last portion of CrPC, that concerns the court, that never concerns the act of a police officer. So, literally speaking, the judgment of Prabhu Dayal is not good, though it has been pronounced by Supreme Court. That is not a good judgment. तो अब हम लोग को उसमें नहीं जाना है, तो आपको इंटरव्यू और इस मसले पे आर्गुमेंट पे नहीं उलझना है. इस मसले पे जजेज आर आल्सो डिवाइडेड. किसी अब इस मसले पे योर क्वेश्चन इज बेसिकली इफ a statement under section 161 is signed, then what is the consequence? This it is hit by section 162 and it cannot be accepted as a previous statement of witness for the purposes of 161, and therefore that witness can neither be contradicted nor be corroborated. His evidence becomes useless. Only those witnesses, the statement of those witnesses would be contradicted whose statement under section 161 would have been properly recorded within meaning of section either 145 or for the purposes of section 157. नंदिनी सतपथी का केस था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सर, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि the accused has a right to remain silent. He cannot be compelled to answer those questions which may expose him to a penalty or a charge or a forfeiture, but can be compelled to answer those questions which have no such tendency. एक चीज जो आपको समझने वाली है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो किताबों में या कहीं भी नहीं मिलेगा. अब एक प्रोविजन है कि 161 का जो स्टेटमेंट है वो साइन नहीं होता. यस सर. तो और वो साइन नहीं होता, उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर साइन करने का प्रोविजन रखा जाता तो पब्लिक पुलिस को सपोर्ट नहीं कर पाती, डरती नहीं, और साइन करना होता तो इस मसले में इन्वॉल्व नहीं होते. ये पुलिस पब्लिक कोऑपरेशन के मद्देनजर ऐसा प्रोविजन रखा गया कि साइन नहीं होगा. अब इसके कारण गवाह बाउंड नहीं है. पुलिस को बयान दिया कि हाँ इसने क्राइम किया है और कचहरी में जाके मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं इसने क्राइम नहीं किया, पुलिस ने ना मालूम कैसे मेरा ऐसा बयान लिख लिया. तो इस कारण से एक्यूटल होता है. इस कारण से कन्विक्शन डेट अगर लो है तो क्राइम हो रहा है और अपराधियों को सजा नहीं हो रही. तो हैविंग लो कन्विक्शन डेट मीन्स दैट इज फेलियर ऑफ द लीगल सिस्टम. अगर क्राइम हुआ और लोग को सजा ही नहीं हुई, यस सर, तो दैट इज a type of anarchy. Not anarchy into the exact sense, but that may be failure of law.
फेलियर ऑफ द लीगल सिस्टम। तो फिर इसका उपाय रखा गया कि अगर ऐसा लगे कि कोई विटनेस बदल सकता है तो उसका स्टेटमेंट ले जाके करवा दो 164 में। तो इसलिए छेड़खानी के केस में, रेप के केसेस में या बाकी उस तरह के वल्नरेबल केसेस में जब पुलिस भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड, और ये पूछा गया है, जो लोग बताते हैं कि प्रैक्टिस में है तो उनसे ये जरूर पूछा जाता। जैसे आप बताएंगे कि प्रैक्टिस में है तो CrPC से उनको कुछ पूछना है तो सीधे 161 और 164 पूछेंगे। तो व्हाई स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस इज रिकॉर्डेड, पहले तो ये पूछेंगे कि 164 का जो बयान मजिस्ट्रेट दर्ज करता है तो इज दैट इंक्वायरी और ट्रायल, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं बोला। तो ना वो इंक्वायरी है ना वो ट्रायल है, दैट इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपने बता दिया कि दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट इज रिकॉर्डेड। तो पूछेंगे कि जब 161 का बयान पुलिस रिकॉर्ड कर सकती है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा क्यों रिकॉर्ड? तो गवाह जो है वो अपने बयान से मुकर ना जाए। अगर गवाह पुलिस को दिए बयान से मुकर जाता है 161 से तो गवाह पे कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, लिटरली नहीं हो सकता, अदरवाइज ऑल्सो नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज नथिंग इनटू द राइटिंग। उसका एक तोड़ निकाला कि विटनेसेज का स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो मोड से रिकॉर्ड किया जाए ताकि एक एविडेंस होगा कि विटनेस ने क्या बताया। तो पुलिस ऑफिसर को भी कैमरे के सामने ऑडियो वीडियो मोड में अपनी ड्यूटी निभाना पुलिस के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब प्रैक्टिकली पुलिस के लिए बहुत डिफिकल्ट है। वो जो भाषा, जो टोन और जिस तरह की चीजें वो इस्तेमाल करता तो इसलिए वो भी इफेक्टिव नहीं हो पाया। तो लास्ट होप इज विथ 164। अगर 164 के स्टेटमेंट से कोई विटनेस मुकर जाता है तो दैट विटनेस कैन बी चार्ज फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो therefore the purpose of 164, the low conviction rate का सबसे बड़ा कारण है विटनेसेज का हॉस्टाइल होना। दैट इज वन एंड द बिग इशू। तो पुलिस जो है ईच एंड एवरी केस में मजिस्ट्रेट का असिस्टेंस नहीं ले सकती फॉर द पर्पसेज ऑफ रिकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164, क्योंकि 164 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो पुलिस का होता है। हाँ। अगर 164 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा तो ये फिर टाडा में जो प्रोविजन था तो टाडा और पोटा जैसा ही हो जाएगा। बिकॉज टाडा और पोटा में था कि अगर पुलिस के गस्टेड पुलिस ऑफिसर ने जो बयान लिखा है, अगर कन्फेशन मेड टू ए गस्टेड पुलिस ऑफिसर इज लॉफुल एंड वैलिड कन्फेशन एंड दैट वाज हिट बाय आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, पुलिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। देयरफॉर a statement under section 164 has always to be recorded by a judicial magistrate. It has never to be recorded by executive magistrate. तो ये सारी चीजें वो पूछते हैं। और 164 का स्टेटमेंट इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है कि विटनेसेज अपने बयान से मुकरे नहीं, टू बाउंड द विटनेसेज। 161 में वो बाउंड नहीं हो सकता। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पूछा गया है
हाँ, मेरे सामने चाय रखा हुआ हो ना, तो आपका रिजल्ट निकल जाए, अभी तो आपको कोचिंग नहीं बुलाएंगे, रिजल्ट के साथ बैठ के कॉफी पियेंगे, वहाँ किचन है ही। बिल्कुल हाँ सर, वो बात बोलना था कि जो मेरे लास्ट के 2 मॉक बुक है ना, अब वो ऑफलाइन करवा लीजिए। हाँ हाँ, आपको जितना भी चाहिए, मतलब आई एम सो हैप्पी विथ यू, रियली यू हैव वर्कड हार्ड और रियली यू आर स्पीकिंग। अब आपके मॉक को देख के यूट्यूब पे अब कुछ लोग अब वैसे हैं, अब बच्चे हैं, अब उनको मैं क्या कहूँ, कुछ बच्चे उसे लाइक भी करते हैं, उससे सीखते भी हैं, कुछ बच्चे आपको अपना इंस्पिरेशन भी मान रहे हैं कि इफ यू कैन आंसर सो इफेक्टिवली व्हाई दे कांट, तो वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ बच्चे को यार वो तो इतना अच्छा बोल रही है, मैं तो बोल ही नहीं पा रही या मैं नहीं बोल पा रहा। तो जिनको इरिटेशन होता है तो लेट देम हैव इरिटेशन विद देमसेल्फ। अब इन चीजों की तो काउंसलिंग नहीं हो सकती कि डोंट गेट इरिटेटेड, यू आल्सो ट्राई। बट जो आपका यूट्यूब वीडियो है वो बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है, इतना पसंद आ रहा है, लोग बाग मेरे से पूछ रहे हैं कि और भी सब्जेक्ट का उनका मौका दे दीजिए। हमने कहा कि अभी नहीं है हमारे पास कोई बहाने वहाने, अभी तो वाकई नहीं है, अभी तो CRPC के 3 एक्स्ट्रा हुए हैं हम लोगों का। हम लोगों का लगता है कि आज थोड़ा हम लोग जो बीच का पोर्शन था, कभी आपने शायद नहीं पढ़ा था, इस नजरिए से पढ़ा था इसको? नहीं सर। तो एक तरह से टीचिंग हो गया। अब इसके बाद हाँ हाँ, ये आप एक काम करना, आपको थोड़ी देर में एक और सेशन में दे दूंगा, 10-15 मिनट का एक सेशन और दे दूंगा। वो सेशन काउंट नहीं होगा, एक ही सेशन काउंट होगा, ठीक है ना? आप थोड़ा सा ये जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स है 174 से 176 और प्लेसेज ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, आप इसको रिवाइज कर लो। तो ये प्लेसेस भी करना देखना, आप तो इसको कभी देखते ही नहीं है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, 174 से लेके 189 तक। ओके सर। कॉग्निजेंस वगैरह तो हो ही गया, कॉग्निजेंस एक आध हल्का फुल्का पूछ लेंगे क्वेश्चन। कॉग्निजेंस तो काफी अच्छे से हुआ है ग्रुप में। यस सर। और ग्रुप में ये सारी चीजें नहीं हो पाई है 174 से। नहीं सर। तो 174 से 189 हम 1-2 घंटे में, मतलब अगर इन केस में भूल गया तो आप मुझे एक मिस कॉल कर देना, मतलब 10 से 15 मिनट का सेशन एक दूंगा मैं। ठीक है, तो कितने बजे तक करेंगे? 9 बजे, 9:30? हाँ हाँ हाँ, उसी आसपास में।